स्वागत है आपका शीतल जी, नई परख के मंच पर जी, एक बार फिर हम लोग मेरे और आपका जो प्रिय विषय है उत्तर प्रदेश की राजनीति उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी, तो आज की ताज़ा खबर ये है जी, और ताज़ा विश्लेषण भी ये है, एक जो हमें एक चर्चा करने का परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जी, योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को अभी से उन चुनावों की जो संभावित मुहिम चलेगी और जो पूरा प्रोजेक्ट होगा चुनाव जीतने का, उसके केंद्र में स्थापित कर लिया है। हालाँकि बहुत सारे किंतु परंतु अभी उसमें बाकी हैं। जी, सामाजिक स्तर पर भी कि वो सामाजिक गठजोड़ अभी भाजपा का पूरी तरह कायम है, इसके आधार पे उन्होंने 2017 का और 2022 का चुनाव जीता था, या उस गठजोड़ में थोड़ी दरारें पड़ गई हैं। हम लोग इन विषयों पे पहले भी चर्चा करते रहे हैं। जी, लेकिन योगी जी को हटाना, उनका जो विरोधी खेमा है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसका नेतृत्व अमित शाह के हाथों में है, वो अभी तक तकरीबन नामुमकिन रहा है। निकट भविष्य में भी कम से कम मुझे इसकी संभावनाएँ नहीं दिखाई पड़ती। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी, उसमें हम लोग मोटे तौर पे इस निष्कर्ष पे पहुँचे थे कि योगी जी ने और अमित शाह के खेमे ने दोनों ने चुनाव जीतना सुनिश्चित करने के लिए आपस में एक तरह का समायोजन निकाल लिया है और वो मिल-जुल कर काम कर रहे हैं। आज जो नया परिप्रेक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, उससे लगता है कि योगी जी की कोशिश ज़रूर है, लेकिन अभी सारी दिक्कतें इस समायोजन के लिए दूर नहीं हुई हैं। तो इसी विषय में आप अपनी टिप्पणी करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। योगी जी इसके बावजूद कि उन एक समायोजन के तहत वो काम कर रहे हैं, हुँ, लेकिन एक खतरा हमेशा है मौजूद कि कभी भी इस समायोजन में हुँ, कोई परिवर्तन भी हो सकता है। योगी जी इस बात को जानते हैं, इसलिए योगी जी हमेशा अपने को ऐसा प्लेस करने में पॉलिटिकली लगे रहते हैं जी, कि उनकी अपरिहार्यता बनी रहे उस पोजीशन में। और जो आपने कहा उससे वही अर्थ निकलता है कि ये तो सही है कि अभी फिलहाल काम करने के लिए एक सामंजस्य उनमें है और चुनाव लड़ते समय वो सामंजस्य उनमें रहता है। लेकिन जो राजनय है उसकी जो एक ज़रूरत है उसके लिहाज से भी ये भी है कि अगर इसका कोई एक स्वस्थ विकल्प उनके पास कभी भी होगा या वो अपने जिन लोगों के बीच वो ये फैसले करते हैं वहाँ अगर इस चीज़ को समझाने में सफल रहे तो वो उस पर भी ऑप्शन पे जा सकते हैं। योगी जी उसको रोकने की कोशिश करते हुए हमें मिल रहे हैं और मिलेंगे। वो इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे जो ऐसे लोग जो उनके लिए आप कह सकते हैं विघ्न संतोषी लोग हैं, हुँ, जो वो चाहते हैं कि वो उनकी जगह खाली हो और उस जगह शायद उनको मौका मिल जाए। ऐसे लोगों के लिए वो हमेशा अपने को इस परिस्थिति में दिखाते हुए मिलते हैं कि उनको जैसे कोई समस्या नहीं है और ये दिखाने की कोशिश में वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसमें और ये आपके मध्य तक चला जाता है जब ये बेल्ट शुरू होती है जो मैनपुरी, इटावा वगैरह वाली है आपके घर की बेल्ट, ये जी, रुहेलखंड वाली बेल्ट शुरू होती है। यहाँ से फिर प्रतिवाद शुरू होता है वरना ये जो पश्चिम की बेल्ट है इसमें बीजेपी बड़ी सहूलियत में दिखती है और उसका रिकॉर्ड भी यहाँ बहुत अच्छा रहा है। यहाँ सामाजिक घनत्व उसके पक्ष में है। आश्चर्यजनक रूप से यहाँ जो पिछड़ी जातियाँ हैं और उसमें 2 खासकर लोधे राजपूत और सैनी, ये जो 2 समाज के हिस्से हैं, ये जो अदरवाइज़ जो है पीडीए या उसके साथ होना चाहिए इनको लॉजिकली, लेकिन वो यहाँ पर बीजेपी के साथ बहुत समय से, बहुत ताकत से इनके साथ हैं। उनके एक प्रमुख नेता कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर भी रहे और उनका बड़ा प्रभाव रहा है। बीजेपी में भी वैसे भी सामाजिक तौर पर भी एक समय में मुलायम सिंह और वो साथ आ गए थे, लेकिन उनकी मुसलमानों में जो उनको उनके प्रति एक स्थिति है, उसको लेके बाद में वो चीज़ आगे नहीं बढ़ी और फिर वो वापस हो गए। लेकिन जो उनका मतदाता संवर्ग है लोधे राजपूत का और सैनी समाज का, उसमें जो है बीजेपी की सेंध अब बहुत गहरी है। उनके जो पुत्र हैं और उनके पौत्र हैं कल्याण सिंह जी के, वो सब उनके फ़ोल्ड में एक बड़ी भूमिका निभाते ही रहते हैं। उनके पुत्र इस बार लोकसभा नहीं जीत पाए, लेकिन पौत्र उनके मंत्री हैं और इस तरह की भूमिका एक उनके समाज में उनकी उपस्थिति लोध समाज में बनी हुई है। सैनी के लिए ये है कि हरियाणा में अब सैनी चीफ मिनिस्टर हैं, तो जो यहाँ पश्चिम में सैनी समाज में उनकी उपस्थिति रही है, वो वहाँ उससे और प्रगाढ़ हो गई है। तो ये जी।
जाट समाज और मुस्लिम समाज में जो दंगा हुआ था मुजफ्फरपुर का, उसके बाद एक भारी समर्थन बीजेपी को मिला था, उसमें तो जरूर डेंट लगा है। सिर्फ यही एक हिस्सा है जिसमें एक थोड़ा डेंट है, किसान आंदोलन की वजह से जाट समाज में ओवरऑल एक डिसकंटेंट है, वो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाबी जट में भी मौजूद है। लेकिन उसकी भरपाई वो बाकी चीजों से कर लेते हैं कि क्योंकि यहाँ दलितों में एक भारी बंटवारा है। यहाँ मायावती जी की पार्टी भी बड़ी स्ट्रांग है आगरा तक, और वो जब अपना वोट पाती है तो ये बीजेपी को अच्छी मदद उससे हो जाती है, क्योंकि ये वोट अगर विपक्ष के खेमे में जाए तो उनको ताकत दे सकता है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला जो ध्रुवीकरण है, चूंकि मुस्लिम की आबादी भी बड़ी साइजेबल है, तो यहाँ ज्यादातर और दंगे वंगे की परंपरा यहाँ बहुत पुरानी है, बहुत उसका इतिहास है, बहुत उसकी कहानियां हैं, कथाएं हैं, एक दूसरे समाज में एक दूसरे के खिलाफ जहर भरने के लिए बहुत मटेरियल यहाँ उपलब्ध है। इसलिए ये बेल्ट तो उनकी बड़ी स्ट्रांग है। उनको समस्या शुरू हो जाती है जब रुहेलखंड आता है, और उसके बाद फिर बुंदेलखंड आता है, और सेंट्रल यूपी आता है, और अवध आता है, और फिर उसके बाद पूर्वांचल आता है। ये इलाके जो हैं, ये लोकसभा में वाटरलू साबित हुए थे, और इसमें जो है अभी भी विपक्ष को अपने लिए बहुत संभावनाएं दिखती हैं। तो बीजेपी, आरएसएस और इनका जो सारा गणित है वो इस पर बहुत केंद्रित है कि इसमें कैसे सेंध लगाए। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये किया कि एक कुर्मी समाज के पूर्वांचल के एक धनी व्यापारी जो कई बार के सांसद हैं, 6 से 7 बार, और कुर्मी समाज में उनकी एक अपनी प्रतिष्ठा इसलिए भी है कि वो एक बड़े उद्योगपति हैं, और इसलिए भी है कि वो कई बार से वहां सांसद हैं जहां चारों तरफ सवर्णों का बोलबाला है। तो और कुर्मी समाज इधर के पूर्वांचल में तुलनात्मक रूप में यादव के बरक्स पिछड़ी जातियों का एक बड़ा समर्थ समाज है, और उसके बड़े बड़े वहां नेता हुए हैं। बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, एक जमाने में वो कांग्रेस में चले गए थे, तो कांग्रेस को इस पूरी पट्टी में अच्छी खासी सीटें मिल गई थी, वो रिकॉर्ड सीटें थी, उतने उनके एमएलए नहीं थे जितने एमपी हो गए थे। तो वो एक समर्थन था, और वो समर्थन जो है उसको इस बार अखिलेश ने उसमें से एक हिस्सा बांट लिया था, बस्ती में टिकट दिया था, अन्य जगहों पर भी टिकट दिए थे, और वो लोग जीते भी। अब उसको वापस लाने की कोशिश बीजेपी इस एरिया में कर रही है। तो अगर पिछड़ी जातियों में वो एक और इसमें एक समूह है जो बहुत प्रभावशाली है उत्तर प्रदेश में, वो है मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, ये सब एक इनका सामाजिक समूह है। ये भी एक बड़ा समूह है। इसमें भी बीजेपी का पहले बड़ी पैठ थी, क्योंकि ये मतलब रुहेलखंड और पश्चिम में और मध्य उत्तर प्रदेश में यादवों के बरक्स ये दूसरी जाति है जो संख्या में उनका मतलब इन दोनों में आपस में थोड़ा तनाव रहता है, और उसको बीजेपी अब तक इनकैश करती रही थी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इत्यादि नेताओं के उभरने से और मौर्य समाज में इन जनरल थोड़ा सा ओबीसी वाला रुख आने से, उनके भी बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख के मैदान में आ गए हैं, तो उससे ये परिवर्तन हुआ था कि उसमें भी विपक्ष की लहर थोड़ी बहुत पहुंच गई थी, और पीडीएम को उससे भी मजबूती मिली थी। बीजेपी जो उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना रखा है मौर्य जी को, उनके जरिए उसमें कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो बीजेपी बड़े रणनीतिक तौर पर पिछड़ी जातियों के जो करीब आधी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसके उसके ढांचे में पेनिट्रेट करने के लिए और हर समाज से अपने लिए ज्यादा समर्थन निकालने के लिए बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। योगी जी के होने से यह है कि ब्राह्मणों में थोड़ा, ब्राह्मण नेताओं में, ब्राह्मण पत्रकारों में, ब्राह्मण ब्यूरोक्रेसी में, और आप कह सकते हैं ब्राह्मण विमर्श में थोड़ा डिस्कंटेंट पैदा हुआ है इस बीच। लेकिन जो एक पूरा समाज है अभी, उसमें बीजेपी को लेकर कोई डिस्कंटेंट उस तरह से नहीं है। इंडिविजुअल योगी जी की भूमिकाओं से उनमें डिस्कंटेंट है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी पूरे सकल समाज में उसका कोई बहुत असर हुआ हो ऐसा नहीं प्रतीत होता। सक्रिय समाज में उसका असर जरूर है, और वो प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हैं, और वो चीज हमारे सामने है। तो लेकिन ये प्रतिद्वंदिता रहती है उत्तर प्रदेश में, हमेशा से है, पर्टिकुलरली इन दो जातियों में, राजपूत और ब्राह्मण में। बहुत सारे राजनीति के मामलों में, जब कांग्रेस का जमाना था तो उसमें भी ये चलता रहता था, लॉबियां तब भी थी, और एक दूसरे की जगह एक दूसरे को लाने वाने की कोशिश, एक दूसरे की कमियां निकालने की कोशिश, वो अभी भी नजर आती है, क्योंकि एक स्थिरता सी बन रही है बीजेपी की सरकारों की 2 बार से जीत जाने के बाद,
और प्रदेश की सबसे प्रमुख पार्टी हो जाने के बाद ये बनी हुई है। ऐसे में योगी जी जो है वो एक दूसरे तरह का उनका ऑरा है, वो है उग्र हिंदुत्व का। उनके राज्य में उन्होंने बहुत सारे फ्रिंज एलिमेंट्स को यहाँ गाजियाबाद से लेके आगरा तक छोड़ रखा है, बुलंदशहर, इन सारे पश्चिम में, जिसमें पहले भी उनका मैं कह रहा हूँ कि ताकत अच्छी है। ये लोग रोज वीडियो बनाना, भारी गाली गलौज वाले बयान देना, लगभग दंगे के लिए उकसाना। एक यति नरसिंहानंद हैं, उनके तो रोज ही कुछ न कुछ बयान ऐसे आते रहते हैं, वो तो आईसिस की तरह संगठन बनाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी ये जिस तरह की जो अतिवादी चीजें होती है वैसी बातें कर रहे हैं, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आश्चर्यजनक ये है, जब तक हिंसा विंसा ना हो जाए, बहुत मीडिया हमला ना हो जाए, तब तक ये गिरोह जो है जो मन में आए सो कर रहे हैं, और इनके मतलब बाकायदा एकदम हिंसा का खुला आह्वान। आश्चर्य होता है इस देश में न्यायपालिका वगैरह पर और मीडिया पर भी कि सर्वोच्च न्यायालय तक उमर खालिद को एक ऐसे बयान पर जिसमें कुछ भी उस तरह का नहीं है, 5.5 साल जेल में रखने के बाद रहम करने को तैयार नहीं है, और 1 साल के लिए उसने फिर बढ़ा दिया। और यहां गाजियाबाद से लेके आगरा तक दर्जनों फ्रिंज एलिमेंट, मां की गाली, बहन की गाली, कत्लेआम, तलवार से काट देंगे, बम से उड़ा देंगे, गोली लगा देंगे, ऐसे वीडियो रोज जारी कर रहे हैं। कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं हो रहा है, और पूरा प्रशासन उनकी रक्षा कर रहा है, और लगता नहीं है कि इस देश में कोई न्याय की कोई प्रणाली का कोई मतलब उसको क्या कहा जाए, इतना शर्मनाक है, खुलेआम हो रहा है। ऐसा तो मुझे शक है कि कहीं दुनिया में इस तरह से हो और कोई कानून उसमें काम न कर रहा हो सकता है कुछ लॉलेस अफ्रीकी देश हैं जिसमें सरकारें ही नहीं है, उनमें ऐसा हो रहा हो, लेकिन ये तो टू मतलब असंभव है, लेकिन ये चल रहा है। तो नहीं, योगी जी आपने जो चित्रण किया, वो बिल्कुल आप ठीक किया, और मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि जब हम लोग आला कमान में, यानी अमित शाह में और योगी जी में समायोजन की चर्चा करते हैं, तो वो दरअसल वो समायोजन इसी किस्म का है कि ये एक एक प्रकार का जो एक उग्र कट्टरपंथ है, इसको फैलाने के मामले में, इसकी हवा बनाने के मामले में पूरी तरीके से दोनों एक मत हैं। फिर सवाल उठता है कि क्या चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पे बैठने वाले व्यक्ति में परिवर्तन हो सकता है? तो मुझे आज की तारीख में तो ये नहीं लगता कि आला कमान के पास योगी जी का कोई विकल्प है। क्योंकि जिन विकल्पों की चर्चा की जाती है, मान लीजिए वो जो मौर्य हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक जो कि दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, या इस तरह किसी विकल्प की चर्चा, ये लोग तो योगी जी के मुकाबले खासे हल्के नज़र आते हैं। क्योंकि योगी जी का जो एक भाजपा नहीं, उनका एक राष्ट्रीय महत्व बना दिया है। जगह-जगह उनको भाषण देने के लिए भिजवाते हैं, वो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, हर चुनाव में अनिवार्य रूप से वो जाते हैं, उन्हें दक्षिण भारत तक भिजवाया जाता है, उन्हें पूर्वी भारत भिजवाया जाता है। तो खुद तो भा इतना ज़्यादा पहले उनका महत्व बना दिया है, और उसके बाद में फिर अब जब बात की जाती है कि उनको हटाने की कोशिश हो रही है, तो ये दोनों बड़ी अंतर्विरोधी बातें हैं। तो या तो उनका आप महत्व खत्म कीजिए, ये तो अमित शाह के हाथ में है ना कि वो उनको जगह-जगह प्रचार करने के लिए ना भिजवाएँ। ये तो नरेंद्र मोदी के हाथ में है। ये भारतीय जनता पार्टी की आला कमान के हाथ में है। लेकिन वो भी करते हैं और साथ में फिर ये भी कोशिश करते हैं कि उनको हटा दिया जाए। इसकी क्या तुक है? नहीं, ये जो हटा देने वाली बात है, उनकी 2 चीजें हैं। वो चाहते तो हैं उस तरह से मुख्यमंत्री जिस तरह से उन्होंने राजस्थान में बनाया, मध्य प्रदेश में बनाया, गुजरात उनकी मूल प्रयोगशाला है। वहां वो किसी को स्थिर नहीं रखते। ऐसे लोगों को लाते हैं जिनका जो अपने महत्व के लिए कभी प्रयास ही न करें। बहुत सारे लोग पत्रकार होने के बावजूद हो सकता है गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम याद न उनको हो। इस तरह के व्यक्तित्वों को सामने लाते हैं, और वो ऐसी ही धारा बना के रखना चाहते हैं जो दिल्ली पर पूरी तरह से पॉलिटिकली डिपेंडेंट हो। लेकिन इस चीज को हासिल करने के लिए हर जगह की परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है। कम से कम महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और आसाम में 3 जगह के 17 ऐसे हैं जो उनकी इन स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठते। लेकिन ये इच्छा बिल्कुल नेतृत्व की स्वाभाविक है कि वो चाहे कि ज्यादातर लोग उसके उस तरह के हों जैसे राजस्थान में है, गुजरात में है या मध्य प्रदेश में है। तो ये 2 जो धारा है उसमें उनके पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की, ये उसका अंतर्द्वंद है। लेकिन उन्हें चुनाव भी जीतना है, और उन्हें अपना जन समर्थन भी बरकरार रखना है, और उन्हें अपनी सरकारें भी चलानी है, अपना डबल इंजन भी रखना है। तो इसलिए इस तरह के समझौते होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में हैं,
जिस पर आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और उस समझौते के तहत योगी जी की अभी भूमिका वहां लगता है कि बनी रहेगी। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि उत्तर प्रदेश में पहली नज़र में दिखाई पड़ता है कि यथास्थिति कायम रहेगी। तो अगर योगी जी को अगर कोई हटाना चाहता है, तो वो भाजपा के अंदर से कोशिश होने की बजाय विपक्ष की तरफ से कोशिश होनी चाहिए। यानी आपको विधानसभा के चुनाव में भाजपा को हराना पड़ेगा, जो अभी फ़िलहाल मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ये बात सही है कि मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड से शुरू हो जाती है वो पट्टी जहाँ भाजपा के लिए मुश्किलें हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो हुआ था, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो विधानसभा चुनाव में दोहराया जाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनना था, वो उसके उम्मीदवार नहीं थे। इसलिए मतदाता भी अलग तरीके से सोच रहे थे, समुदाय भी अलग तरीके से सोच रहे थे कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश की सत्ता दांव पे है। ये बिल्कुल, तय होगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मुझे लगता है कि मतदातागण कुछ अलग तरीके से भी सोचेंगे, लोकसभा चुनाव से हट के सोचेंगे। बिल्कुल सोचेंगे, लेकिन ये है कि एक चीज़ मैं फ़ील मतलब कर मैं रहा ये हूँ। नहीं कह रहा हूँ कि इसमें अखिलेश जी की के मौके कमज़ोर होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मतदाता विधानसभा के लिए अलग तरीके से सोचता है और लोकसभा के लिए अलग तरीके से सोचता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मैं फ़ील कर रहा हूँ, इसलिए आपके कार्यक्रम में दर्ज कर दे रहा हूँ, जी। डिसकंटेंट बढ़ रहा है। हुँ, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की सरकार के खिलाफ, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, बीजेपी के कार्यक्रमों के खिलाफ उनके समर्थन में तो कमी लगातार आ रही है। हुँ, वो चाहे जितने गिमिक कर लें। लेकिन ये है कि फिर भी वो एक हांडी उन्होंने जो सांप्रदायिकता की लगातार जिसमें वो हवा दे रहे हैं और उसके लिए इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, वो भी चल रही है और उसकी उसकी भी एक मतलब एक उसकी भी डिमांड है जी, और उसको हवा देने के लिए उनके पास बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे वो कोई सिनेमा बना देते हैं। अब हुँ, उनका सिनेमा एक धुरंधर आ गया। हुँ, वो सिनेमा जो है, एक उसने फर्जी कहानी देशभक्ति की उस तरह से बना के, हुँ, और चूँकि पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे सामाजिक विमर्श में बहुत बिकता है, बहुत चलता है और बिकता रहेगा, हुँ, ऐतिहासिक कारण है उसके। हुँ, तो वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें, अब वो इतने सेक्टर्स में, अब अखिलेश यादव या कांग्रेस इस हुँ, हालत में नहीं है कि वो फ़िल्में बनवा के एक ये फीचर फ़िल्म बनवा के अपने विचार का या अपने पक्ष में कोई समर्थन कर सकें। ठीक। लेकिन ये सुविधा सत्तारूढ़ दल को प्राप्त है। तो इस तरह की जो सुविधाएँ उसके पास हैं, सोशल मीडिया में नंबर उसका अधिक होना, टीवी चैनलों का उसके पक्ष में समर्थन चलाना, अखबारों में उसका पूरी तरह से नियंत्रण होना, इन सुविधाओं की वजह से ये स्थिति लगातार बची हुई है उनके पक्ष में, वरना डिसकंटेंट तो है। ये मैं डालना चाहता हूँ। नहीं, जी। नहीं, मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ और मेरे ख़्याल से हम लोग इस नतीजे पे पहुँच सकते हैं कि विपक्ष द्वारा ये सोचना कि चुनाव से पहले योगी जी को हटाया जाएगा और हुँ, योगी जी के मुकाबले एक किसी अन्य चेहरे पर या बिना किसी चेहरे के भाजपा उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी, हुँ, ये संभावना दूर-दूर तक नदारद है। हुँ। योगी जी मौजूद हैं, वो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और वो अपना उग्र हिंदुत्व जो है, उग्र हिंदुत्व का झंडा बुलंद किए हुए हैं और इसी उन्हीं के निज़ाम के तहत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है और चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के मामले में आलाकमान और योगी जी में एकता भी दिखाई पड़ रही है। अब गेंद पूरी तरीके से विपक्ष के पाले में है। अब अखिलेश जी को तय करना है कि उनके पीडीए प्रहरी एसआईआर में किस प्रकार का हस्तक्षेप कर पा रहे हैं। बयान तो वो बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, मुनासिब दे रहे हैं, समझ में आते हैं, लगता है कि राजनीति की नब्ज़ पे उनकी उँगलियाँ हैं, लेकिन कह नहीं सकते कि वास्तव में पीडीए प्रहरी ज़मीन पे कितना काम कर रहे हैं। सही बात। देखिए, अब आगे इस घटनाक्रम पे हम विचार करेंगे और देखेंगे क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश के समाज में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई आलोड़न है और लोग अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी। हम लोग फिर मिलते हैं।